हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के इस प्यारे से लाइव क्लास में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का चैप्टर नंबर 5 हीमोपोएटिक सिस्टम का ये दूसरा लेक्चर रहने वाला है, जिसमें कि मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स, यानी कि जो आपके ब्लड के कंपोजिशन को जो हम लोग पढ़ चुके हैं। देखिए अभी तक पढ़ क्या चुके हैं, पहले लेक्चर में ब्लड के कंपोजिशन को पढ़ा दिए थे और ब्लड के फंक्शंस को पढ़ा दिए थे। डन। अब हम लोग आज के इस लेक्चर में कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन ऑफ आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स काफ़ी बार पूछा गया है। 99% चांस है कि इस साल आपके एग्जाम में ये सवाल पूछा जाएगा, तो जरूर इस लेक्चर को ध्यान से सुनिएगा। सारी बातें, जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, एकदम इजी, एकदम आसान से आसान भाषा में हिंदी कर करके अच्छे से समझा दूंगा, रटवा दूंगा। बस इतना चाहता हूं कि आपका फोकस इधर उधर नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा क्लास को कंसंट्रेट करके देखिए, माइंड को फोकस कर लीजिए और बहुत मजा आने वाला है आज के क्लास में। और बहुत अच्छे अच्छे लास्ट में मैं क्वेश्चंस कराऊंगा जो इस टॉपिक से आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, आपके डी फार्मा के एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो हम लोग चलिए शुरू करते हैं। पहले थोड़ा सा रिकैप करते हैं कि ब्लड के कंपोजिशन में होता क्या क्या है। ठीक है, तो ब्लड की अगर बात करें तो ब्लड मेनली दो चीजों से मिलकर बना होता है। एक है उसका प्लाज्मा, जो कि ब्लड का फ्लूइड वाला पार्ट है, और एक है फॉर्म्ड एलिमेंट्स, जिसको हम लोग ब्लड सेल्स या ब्लड कॉर्पोजल्स कहते हैं। ये आपके ब्लड का सॉलिड वाला पार्ट है ना, सॉलिड वाला पार्ट कह सकते हो, ब्लड में जो सोल्यूट वाला पार्ट है। वेरी गुड। अब ये प्लाज्मा जो होता है ब्लड का लिक्विड पार्ट होता है, ध्यान रखिएगा, ये क्या होता है, ब्लड का लिक्विड पार्ट होता है प्लाज्मा। जबकि ब्लड का जो सॉलिड पार्ट होता है, सॉलिड पार्ट होता है, वो होता है फॉर्म्ड एलिमेंट्स। ठीक है, लिक्विड पार्ट यानी ब्लड को जो फ्लूइडिटी देने का काम करता है वो प्लाज्मा। प्लाज्मा की वजह से ही आपका ब्लड तैरने का काम करता है, क्योंकि वो लिक्विड के जैसा दिखता है। ठीक है, और प्लाज्मा में सबसे ज्यादा क्या होता है, 95%, 90 से 95% क्या होता है, वाटर होता है, पानी होता है, जिस वजह से प्लाज्मा फ्लूइडिटी देता है। ठीक है, प्लाज्मा के बारे में पिछले क्लास में अच्छे से पढ़ लिए थे, लेकिन थोड़ा सा एक बार रिकैप कर दे रहा हूं कि प्लाज्मा जो आपका पेल येलो कलर का, हल्का पीला रंग का इसका रंग होता है, और प्लाज्मा में जो प्रोटीन पाए जाते हैं, प्लाज्मा में जो आपका प्रोटीन पाया जाता है, इस प्रोटीन का आपका ध्यान रखिएगा, 3 प्रकार के प्रोटीन हैं। एक है एल्ब्यूमिन, दूसरा है ग्लोबुलिन, तीसरा है फाइब्रिनोजेन। क्या क्या, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजेन, ये 3 प्रकार के आपके प्रोटीन प्लाज्मा में पाए जाते हैं। प्लाज्मा प्रोटीन आपके 3 प्रकार के हैं, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजेन, और सबसे मोस्ट एबंडेंट जो है वो एल्ब्यूमिन है। एल्ब्यूमिन आपके ब्लड में ऑस्मोटिक बैलेंस का काम करता है। ठीक है, फिर फाइब्रिनोजेन क्या करता है, एक प्रकार का क्लॉटिंग फैक्टर है जो ब्लड क्लॉट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ग्लोबुलिन आपका क्या होता है, डिफेंस मैकेनिज्म, यानी कि आपके शरीर को प्रतिरक्षा तंत्र देने का काम करता है, आपके शरीर के इम्यूनिटी में हेल्पफुल होता है। ठीक है, फिर आपका बात करें तो थोड़ा बहुत मात्रा में न्यूट्रिएंट्स होते हैं, थोड़ा बहुत मात्रा में गैसेज होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स होता है, नाइट्रोजनस वेस्ट और अमीनो एसिड्स वगैरह प्लाज्मा में पाए जाते हैं। मेजर कंपोनेंट वाटर प्लस प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं, और प्लाज्मा प्रोटीन ओवरऑल इस तीनों को मिलाकर बात करें तो 2 to 3% है ना, पूरे प्लाज्मा का लगभग 2 से 3% पार्ट आपके प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, प्लाज्मा के बारे में इतना ही अभी पढ़ना है। ठीक है, चलिए, तो मेन आपका होता है फॉर्म्ड एलिमेंट्स, जो आज के क्लास का टॉपिक है। आपका क्या क्या है, फॉर्म्ड एलिमेंट्स कोई ब्लड सेल्स या ब्लड कॉर्पोजल्स कह सकते हैं, जिसमें कि आपका एरिथ्रोसाइट आ जाता है, जिसको आप आरबीसी भी कहते हो। फिर आपका ल्यूकोसाइट्स आ जाता है, जिसको आप डब्ल्यूबीसी भी कहते हो। और उसके बाद प्लेटलेट्स आ जाता है, जिसको आप थ्रोम्बोसाइट्स, प्यार से इसको क्या कहते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स, है ना, इसको प्यार से क्या कहते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स। प्लेटलेट का एक और नाम थ्रोम्बोसाइट्स है। ठीक है, तो 3 प्रकार के फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं, तीनों के कैरेक्टरिस्टिक फीचर सारी चीजें पढ़ने वाले हैं बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, और डब्ल्यूबीसी का फर्दर टाइप्स होता है ग्रेन्युलोसाइट एंड ए ग्रेन्युलोसाइट। ग्रेन्युलोसाइट वैसे डब्ल्यूबीसी जिसमें ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं, और ग्रेन्यूल्स पाया जा रहा है तो उसको हम फील कर सकते हैं, इसीलिए इसके नाम के आगे फील लगा होता है। जैसे देखिए, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, इओसिनोफिल, जिसके भी लास्ट में फिल्स लगा हो यानी ग्रेन्युलोसाइट है। जबकि एक ग्रेन्युलोसाइट में फिल्स नहीं लगा होता है, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, यहाँ फिल नहीं लगा हुआ है, एक ग्रेन्युलो यानी कि ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट नहीं है। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं कि कौन सा ग्रेन्युलोसाइट है, कौन सा एक ग्रेन्युलोसाइट है। ग्रेन्युलोसाइट में क्या होगा, फिल्स लगा रहेगा। फिल्स मतलब क्या हुआ, आपके
इसमें WBC में ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है। ठीक है, चलिए, तो वेरी गुड, आपके ग्रेनुलोसाइट और एग्रेनुलोसाइट में आ गए। तो इस तरीके से आपको मैंने ब्लड के कंपोजिशन के बारे में ओवरऑल थोड़ा बहुत आइडिया दिया। अब वन बाय वन हम लोग शुरू करते हैं। अच्छा, आरबीसी से शुरू कर रहा हूं, ठीक है, आरबीसी से मैं शुरू कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। आरबीसी से शुरू कर रहा हूं। आरबीसी को ही हम लोग क्या कहते हैं, एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एरिथ्रोसाइट्स। ठीक है, आरबीसी को हम लोग क्या कहते हैं, एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं। ठीक है, चलिए, ग्रेट। अब अगर आरबीसी की बात करें, आरबीसी के बारे में क्या क्या याद रखना है, तो ध्यान रखिएगा कि जो आरबीसी का शेप होता है, आरबीसी का जो शेप होता है वो बाइकॉनकेव होता है। क्या बोल रहा है, रेड ब्लड सेल्स आर बाइकॉनकेव इन शेप, है ना। आपके ब्लड में जो आपका आरबीसी पाया जा रहा है उसका आकार बाइकॉनकेव होता है, यानी कि दोनों तरफ से कॉनकेव फेस है, उसको बाइकॉनकेव कहते हैं। सर समझ में नहीं आया, मैं बताता हूँ बाइकॉनकेव कैसा होता है। एक छोटा सा आटा का गुलिया लीजिए और दोनों उंगली के बीच रख करके उसको चाँप दीजिए। आटा होता है ना, आटा का गुल्ली बना लीजिए और दोनों हाथ पे उंगली के बीच रख के चाँप दीजिए, तो जो शेप बनेगा वही होता है बाइकॉनकेव शेप। उसी टाइप का आपका आरबीसी होता है। दे हैव नो न्यूक्लियस, ध्यान रखिएगा, दे हैव नो न्यूक्लियस इन देम, इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है। जो मैच्योर आरबीसी होते हैं, यानी कि जो आरबीसी परिपक्व हो गए हैं, क्योंकि न्यूक्लियस कहाँ होगा, बीच में, और न्यूक्लियस नहीं होता, इसी वजह से तो बीच में चिपटा हो जाता है ना। तो इसमें आपका न्यूक्लियस नहीं होता है, ध्यान रखिएगा, इसमें, है ना, इसमें आपका न्यूक्लियस नहीं होता है। एंड आरबीसी सेल्स कैरी अ रेड पिगमेंट दैट इज नोन एज हीमोग्लोबिन। आरबीसी का जो सेल है, यानी कि रेड ब्लड सेल्स जो है, वो उसमें एक लाल रंग का पिगमेंट होता है, वर्णक होता है, जो ब्लड को लाल रंग देने का काम करता है, वो है हीमोग्लोबिन। क्या है, हीमोग्लोबिन। एंड हीमोग्लोबिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ध्यान रखिएगा। हीमोग्लोबिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग ऑफ ऑक्सीजन थ्रू आउट द बॉडी, यानी कि पूरे बॉडी में ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन के लिए आपका हीमोग्लोबिन बहुत ज़्यादा इसेंशियल होता है। और वन मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन, एक मॉलिक्यूल ऑफ एचबी, यानी कि 4 O2 मॉलिक्यूल को बाइंड कर सकता है। कितने O2 को, 4 O2 को। ध्यान रखिएगा, एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल 4 ऑक्सीजन को एक साथ आपको कैरी करने का काम कर सकता है। तो ओवरऑल अगर बात किया जाए तो रेड ब्लड सेल किस शेप का होता है, बाइकॉनकेव शेप। वेरी गुड। एंड इसमें क्या न्यूक्लियस होते हैं, नहीं, नो न्यूक्लियस। एंड आरबीसी सेल में कौन सा पिगमेंट, लाल रंग का जो होता है पिगमेंट, हीमोग्लोबिन है। और हीमोग्लोबिन किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, मेनली ऑक्सीजन को कैरी करने का काम करता है। वेरी गुड। एंड आरबीसी का नॉर्मल काउंट, आरबीसी का जो नॉर्मल रेंज है वो 4.5 टू 6.5 मिलियन सेल्स पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड, यानी कि पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड पर MMQ ऑफ ब्लड, है ना। तो आपका 4.5 से 6.5, है ना, एवरेज 4.5 से 5.5 भी सही है, लेकिन 6.5 लिखा हुआ है तो वो भी गलत नहीं है। 4.5 से 6.5 मिलियन सेल, 1 मिलियन में 10 लाख होता है, तो इस तरीके से आप देख सकें तो लगभग 45 लाख से 60 लाख के लमसम में आपका होता है, आपका आपके कहते हैं आरबीसी का काउंट पर MMQ ऑफ ब्लड, एक माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड में, ध्यान रखिएगा। दे एवरेज लाइफ स्पान ऑफ 120 डेज, इसका जो एवरेज लाइफ स्पान है आरबीसी का लगभग कितना होता है, 120 दिन होता है। एंड एरिथ्रोसाइट देखो लिखा हुआ है बाइकॉनकेव शेप, नो न्यूक्लियस। ठीक है, अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ये अगर किसी को आरबीसी है, किसी का अगर जो ये आरबीसी के बारे में आप पढ़ लिए, तो आरबीसी के बारे में मैं कुछ पूछना चाह रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। ये जो आपका आरबीसी है इसका नॉर्मल रेंज तो 4.5 से 6.5 मिलियन है, ठीक है। अगर आरबीसी का संख्या ज़्यादा हो जाता है तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं, कल बताया था पिछले लेक्चर में। अगर आरबीसी का संख्या नॉर्मल से ज़्यादा हो जाए, बढ़ जाए, तो वो कंडीशन पॉलीसाइथीमिया कहलाती है। क्या कहलाती है, पॉलीसाइथीमिया कहलाती है। लेकिन अगर आरबीसी का संख्या घट जाए आपके ब्लड में, तो वो कंडीशन एनीमिया कहलाता है, एनीमिया कहलाता है। क्या कहलाता है, एनीमिया कहलाता है। और आरबीसी में ही आपका हीमोग्लोबिन होता है, आरबीसी में ही आपका हीमोग्लोबिन होता है। तो अगर किसी को हीमोग्लोबिन की कमी हो गई तो वो भी कंडीशन एनीमिया ही कहलाएगा। और हीमोग्लोबिन में आयरन मॉलिक्यूल पाया जाता है ना। आप जब हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर को अच्छे से पढ़ेंगे तो एक हीमोग्लोबिन, मान लो इस तरीके से स्ट्रक्चर है, तो एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल में 4 गो आयरन मॉलिक्यूल होता है। कितना आयरन मॉलिक्यूल होता है, जैसे मान लो ये आपका हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर है,
ठीक है। तो ये 4 गो आपका आयरन मॉलिक्यूल होता है, जहां जहां मैंने बताया। तो एक हीमोग्लोबिन में 4 आयरन होता है और हर एक आयरन एक ऑक्सीजन से बाइंड करता है। तो इसलिए मैंने बोला एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन से बाइंड करके उसको ट्रांसपोर्ट करता है। लेकिन अगर किसी को आयरन की कमी हो गई खून में, तो आयरन कम यानी हीमोग्लोबिन भी कम, तो ये भी आपका एनीमिया का केस ही कहलाएगा। ये भी आपका क्या कहलाएगा? एनीमिया का केस ही कहलाएगा, ध्यान रखना। अगर किसी के बॉडी में ब्लड की कमी हो गई, खून की कमी, अगर सीधा पूछ रहा है कि खून की कमी को क्या कहते हैं, तो भी आपका एनीमिया ही कहलाएगा। तो एनीमिया किस किस टर्म में कह देंगे, ध्यान से सुनिएगा। आरबीसी की कमी, हीमोग्लोबिन की कमी, आयरन की कमी, ब्लड की कमी, सब कुछ एनीमिया कहलाता है, ध्यान रखना, ठीक है। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। ये बात आपको याद रखना है क्योंकि बहुत ज़्यादा जरूरी है आरबीसी, है ना, रेड ब्लड सेल बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब क्या कह रहा है, इन एडल्ट, एडल्ट में ये प्रोड्यूस होता है कहाँ पर? रेड बोन मैरो। रेड बोन मैरो कहाँ होता है? तो जैसे आपने देखा बोन मैरो अस्थि मज्जा, जैसे कोई लंबी लंबी हड्डियाँ होती है ना, इस टाइप की लंबी लंबी हड्डियों में ऊपर वाला हिस्सा रेड बोन मैरो होता है, बीच वाला हिस्सा येलो बोन मैरो होता है। तो ये जो आरबीएम है ना, रेड बोन मैरो, यहाँ पर आपका ब्लड सेल्स, हड्डियों के अस्थि मज्जा जो बोन मैरोज होते हैं, उसमें आपका ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन होता है लॉन्ग बोन्स, लंबी लंबी हड्डियों में। और इन चिल्ड्रंस और लगभग 5 साल के बच्चों तक में ये प्रोड्यूस होता है बोन मैरो ऑफ ऑल बोन्स एंड फीटस, जितने भी बोन्स हैं बच्चों के, क्योंकि बच्चों में तो सारी लंबी हड्डियां तो नहीं है ना, लंबी हड्डियां हैं भी, लेकिन उसमें सारे हड्डियों में आपका बनता है। और फीटस में जो ये ब्लड सेल का प्रोडक्शन होता है लीवर, यकृत और स्प्लीन में होता है ना, यकृत और स्प्लीन में होता है। जबकि एडल्ट में स्प्लीन यानी तिल्ली इसको कहते हैं, प्लीहा हिंदी में कहते हैं, इसको ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी कहते हैं, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी मतलब आरबीसी का कब्रगाह। यानी कि जब एडल्ट हो जाता है तो आपका स्प्लीन में ही जाकर के वो ब्लड सेल्स जो है ना, आरबीसीज अगर डिस्ट्रॉय हो गए तो वहीं पर जाकर के अपने आप को खत्म करते हैं, वहीं पर जाके जमा होता है। और इसीलिए इसको ब्लड बैंक, चूंकि वहीं पर जाकर के जमा होता है ब्लड सेल्स, इसीलिए बॉडी का ब्लड बैंक भी किसको कहते हैं? स्प्लीन को कहते हैं। मैंने क्या क्या बोला, एडल्ट में जो आपका आरबीसी का फॉर्मेशन होता है वो कहाँ होता है? रेड बोन मैरो में होता है, जो लंबी लंबी हड्डियों में होता है। चिल्ड्रंस में आपका ये प्रोड्यूस होता है बोन मैरो में, तो होता ही है, उसके साथ साथ बोन मैरो, हर एक बोन मैरो में होता है, हर एक बोन मतलब होता है जो ऑल टाइप्स ऑफ बोन्स में। जबकि फीटस क्या होता है? जो वो शिशु जो कि माँ के गर्भ में है, उस समय ब्लड सेल का प्रोडक्शन लीवर और स्प्लीन में होता है। कहाँ कहाँ होता है? लीवर और स्प्लीन में होता है। बहुत बढ़िया। अब फंक्शन ऑफ आरबीसीज, फंक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स, इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू टिश्यूज एंड एज वेल एज थ्राउट द बॉडी। कहने का मतलब है कि जो आरबीसीज का फंक्शन है, रेड ब्लड सेल्स का है, ये ट्रांसपोर्टेशन में हेल्पफुल होता है, ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन में लंग्स से टिश्यू तक ले जाने का काम करते हैं, है ना, लंग्स से टिश्यू तक लेके जाने का काम करता है ऑक्सीजन को। और ध्यान रखिएगा, एज वेल एज थ्रू आउट द बॉडी, पूरे बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई करने में या तो डिऑक्सीजनेटेड ब्लड को एक जगह लाने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। उसी तरीके से ये अगर ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है तो ऑक्सीजन का भी, कार्बन डाइऑक्साइड का भी करता है। ऑक्सीजन का कैसे करता है? तो हीमोग्लोबिन जब ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है तो वो बनता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, है ना। जबकि आपका ये क्या कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जब मिलता है तो कार्बामिनो हीमोग्लोबिन, है ना, ये होता है ना। तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड है। देखिए अभी मैं जब पढ़ा रहा हूं तो आप लोग कमेंट के चक्कर में मत पड़िए, अच्छे से पढ़ लीजिए। डाउट जो भी है जब मैं पढ़ा लूंगा, अच्छे से समझा दूंगा, क्वेश्चन करा दूंगा, उसके बाद आप डाउट पूछिएगा जो भी बचा रहेगा। अभी थोड़ा सा फोकस कीजिए क्लास पर, ठीक है। आरबीसीज के बारे में बताया, बाइकोनकेव इन शेप होता है, इसमें कोई न्यूक्लियस नहीं होते हैं, लाल रंग का पिगमेंट है, हीमोग्लोबिन होता है, और हीमोग्लोबिन रिस्पॉन्सिबल है ऑक्सीजन को कैरी करने के लिए थ्रू आउट ऑफ द बॉडी। पूरे बॉडी में आपके हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को कैरी करने का काम करता है। एंड नॉर्मल काउंट जो है आपका आरबीसीज का 4.5 टू 6.5 मिलियन पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड है। एवरेज लाइफ स्पान जो होता है इसका 120 दिन होता है, 120 डेज होता है। और एडल्ट में
है ना। एडल्ट में ये प्रोड्यूस होते हैं रेड बोन मैरो में, चिल्ड्रंस में हर एक बोन्स में, जबकि फीटस में आपका ये लिवर और स्प्लीन में। इसका काम होता है ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करना, कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन करना, ब्लड को कलर प्रोवाइड करना, है ना। माइक्रोलीटर मतलब होता है प्रति mm³, 1 mm³, है ना। माइक्रो मतलब होता है क्या, 10 के पावर 6, है ना, -6, है ना, मतलब 1 लीटर के 10 का पावर -6 वाला हिस्सा, ठीक है। पर mm³ ऑफ ब्लड, उसी को माइक्रोलीटर कहते हैं, मिलीमीटर क्यूब। चलिए अब हम लोग बात करते हैं WBC। WBC, RBC सबको समझ में आया? RBC समझ में आया? बताइए, RBC सबको समझ में आ गया? वेरी गुड। अब WBC को प्यार से ल्यूकोसाइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ल्यूकोसाइट्स कहते हैं, है ना। चलो वेरी गुड। ल्यूकोसाइट्स, WBC को और क्या कहते हैं प्यार से? ल्यूकोसाइट्स कहते हैं, ध्यान रखिएगा। दूसरा नाम याद रखना इसलिए जरूरी है क्योंकि जैसे दूसरा नाम याद रखिएगा बहुत सारी चीज़ें आपको सही हो जाती हैं और बहुत सारे टर्म क्लियर हो जाते हैं। व्हाइट ब्लड सेल्स आर कलरलेस, ये कलरलेस होता है, जबकि RBC कलरफुल था, रेड कलर का था क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन था। WBC कलरलेस होता है एंड दे आर मच लार्जर देन रेड ब्लड सेल। ध्यान रखना साइज में बड़ा होता है लेकिन संख्या में कम होता है, संख्या में कम होता है क्योंकि वो मिलियंस में है, समझ रहे हैं। 1 mm³ या 1 माइक्रोलीटर का मतलब हुआ पर ml, 1 ml ब्लड में, ठीक है, पर ml ऑफ ब्लड। ध्यान रखना नॉर्मल रेंज जो होता है, देयर नॉर्मल रेंज इज अराउंड 4000 to 11000 पर ml ऑफ ब्लड, यानी 1 ml, है ना, 1 माइक्रोलीटर ब्लड में, सॉरी माइक्रोलीटर होगा, ml नहीं होगा, 1 माइक्रोलीटर ब्लड में, है ना। ध्यान रखिएगा आपके 4000 से 11000, ठीक है, 4000 to 11000 WBCs होते हैं एंड दे आर फॉर्म्ड इन बोन मैरो। ये भी बोन मैरो में ही बनता है, ध्यान रखिएगा। जैसे ये लंबी लंबी हड्डियां हैं तो इसको बोन मैरो कहते हैं, और बीच में जो येलो बोन मैरो होता है ना, ये वाला हिस्सा YBM होता है, येलो बोन मैरो, वहां पर WBC का फॉर्मेशन होता है ना, है ना। और इन इन्फेक्शन देयर लेवल इंक्रीजेस, इन्फेक्शन में इसका मात्रा बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि कोई भी इन्फेक्शन हुआ, कोई भी पैथोजन आया, यही है WBC है जो कि आपके एंटीबॉडी को निर्माण करता है उसके अगेंस्ट, तो ये एंटीबॉडी बनाने के लिए इसका संख्या ज़्यादा कर दिया जाता है, ठीक है। और WBC को लेकर के मैं आपको बता देता हूं कि WBC का नॉर्मल रेंज आप जान ही रहे हैं 4000 से 11000 है। ध्यान रखिएगा WBC के बारे में भी बता रखा है पिछली क्लास में, अगर इसका संख्या ज़्यादा हो जाए एबनॉर्मली तो वो कंडीशन आपका ल्यूकीमिया कहलाता है। क्या कहलाता है? ल्यूकीमिया। और वही होता है ब्लड कैंसर, वही होता है ब्लड कैंसर। ध्यान रखना अगर किसी को ब्लड कैंसर बोला गया तो यानी ल्यूकीमिया हो गया, यानी ल्यूकोसाइट्स का नॉर्मल काउंट बहुत ज़्यादा 20000, 25000, 40000, 50000 ऐसा देखने को मिल जाए तो वो ब्लड कैंसर का पेशेंट है, ल्यूकीमिया है, ध्यान रखना। एंड अगर जो ये कम हो जाए तो वो पीनिया वर्ड लगा दो, ल्यूकोसाइटोपीनिया, ल्यूकोसाइटोपीनिया, ल्यूकोसाइटोपीनिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ल्यूकोसाइटोपीनिया हो जाएगा, ठीक है। WBC में ये क्या हो जाएगा? ल्यूकोसाइटोपीनिया हो जाएगा। बहुत बढ़िया, लाजवाब। अब है फंक्शंस ऑफ WBC के फंक्शन, उसके बाद क्लासिफिकेशन, टाइप्स ऑफ WBCs पढ़ेंगे, लेकिन पहले WBC के फंक्शन देख दीजिए। ये हेल्प करता है फेगोसाइटोसिस में। फेगोसाइटोसिस में मतलब क्या हुआ? ये WBCs क्या करते हैं, बहुत सारे माइक्रोब्स या छोटे बैक्टीरियाज वगैरह उसको सीधे निगल लेते हैं, इनगल्फ करके खत्म कर देते हैं, है ना। और इट हेल्प्स इन एंटीबॉडी फॉर्मेशन, एंटीबॉडी बनाने में हेल्पफुल होता है ना। एंड इट परफॉर्म एंटी हिस्टामिन फंक्शन, जो एंटी हिस्टामिन मतलब एंटी एलर्जिक, अगर किसी प्रकार का एलर्जी हुआ तो वहाँ पर ये हिस्टामिन रिलीज करेगा और आपको पता है ना कि एक तरीके से एलर्जी को खत्म करने का काम करेगा। ये इम्यूनिटी देने का काम करता है पूरे बॉडी को एंड फाइट करता है पूरे इन्फेक्शन से, ठीक है। चलो अब टाइप्स ऑफ WBC, जिसको हम लोग ल्यूकोसाइट्स कहते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स या WBCs हो गया। इसके दो प्रकार हैं, एक है ए ग्रेन्युलोसाइट यानी ए ग्रेन्युलोसाइट और एक है ग्रेन्युलोसाइट। अब ग्रेन्युलोसाइट में ध्यान रखिएगा 3 प्रकार का हमने बताया है। ग्रेन्युलोसाइट में ग्रेन्यूल्स होते हैं, छोटे छोटे दाना होते हैं, दिख रहा होगा सबके अंदर दाना है ना, जिसको फील किया जा सकता है, तो इसलिए उसके नाम के लास्ट में फिल है। याद रखने का तरीका है, ग्रेन्युलोसाइट में लास्ट में फिल रहता है, जैसे बेसोफिल, है ना, न्यूट्रोफिल्स, इयोसिनोफिल्स।
बेसोफिल 5 से 1%, है ना, 1 से 5% तक, 5 से 10% आप नहीं, 1 से 5%, बहुत कम होता है। सबसे ज़्यादा डब्ल्यूबीसी का मात्रा किसका होता है? डब्ल्यूबीसी में सबसे ज़्यादा मात्रा होता है न्यूट्रोफिल्स का, है ना। सर मैंने WBC 35,000 तक ट्रीट किए हैं, नो कैंसर। हो सकता है करण जी कोई इन्फेक्शन वगैरह हुआ होगा तो जिस वजह से होता है, लेकिन अगर किसी का आपके पास रिपोर्ट आता है 25 से 30,000 के लमसम, तो कभी रिस्क मत लीजिए, एक बार जरूर उनका कैंसर जांच करवाइए और उनको कैंसर ऑन्कोलॉजिस्ट से मिलने का सलाह दीजिए, है ना। 0.5, हाँ 0.5, ये आप सही बोले, 0.5 है, 0.5 मैं देख नहीं पाया। 0.5 to 1% बेसोफिल होता है, 60 से 70% न्यूट्रोफिल्स होते हैं, 2 से 4% आपके इओसिनोफिल्स होते हैं, ठीक है। एंड मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट, मोनोसाइट आपका 3 से 8%, लिम्फोसाइट 20 से 25%। पूछा जाएगा सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सा होता है, तो न्यूट्रोफिल्स। याद रखने का तरीका है कि आपका ध्यान रखना कि जो सबसे ज़्यादा आपका WBC मतलब क्या, इम्यून सिस्टम, सबसे ज़्यादा इम्यून किसका होता है? न्यूट्रुल्ला जो होता है, नट्रुल्ला मतलब छोटा भवना, उसका इम्यून बहुत मजबूत होता है ना। तो सबसे ज़्यादा WBC कौन सा? नट्रुल्ला मतलब नट्रुल्ला जो होता है छोटा छोटा भवना सब, तो उसको कह सकते हो नट्रुल्ला यानी कि न्यूट्रोफिल्स। और सबसे कम कौन सा होता है? बेसोफिल, ये पूछा जाता है। बेसोफिल यानी कि बेस, आधार, सबसे कम, है ना। न्यूट्रोफिल्स और बेसोफिल्स, बहुत बढ़िया। तो वन बाय वन चलिए पढ़ते हैं सबके बारे में। देयर आर मेनली 2 टाइप्स ऑफ WBC, 2 प्रकार के WBC हैं, एक है ग्रेनुलोसाइट, एक है एग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट होते हैं टाइप ऑफ वाइट ब्लड सेल्स, ऐसे वाइट ब्लड सेल्स जिसमें कि स्मॉलेस्ट ग्रेन्यूल इनसाइड देम, जिसमें कि अंदर उसमें आपके स्मॉलेस्ट ग्रेन्यूल, छोटे छोटे स्मॉल ग्रेन्यूल्स, छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं। एंड दीज ग्रेन्यूल्स कंटेन प्रोटीन्स, उसमें आपके कुछ प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। और अब ये कुछ अलग अलग टाइप्स के होते हैं ग्रेनुलोसाइट, जैसे कि न्यूट्रोफिल्स, जैसे कि आपका न्यूट्रोफिल्स सबसे ज़्यादा होता है। ध्यान रखिएगा न्यूट्रोफिल्स में जो न्यूक्लियस होते हैं वो उसमें 3 लोब होता है, 3 to 4 लोब, यानी कि उसमें जो न्यूक्लियस होता है वो 3 से 4 लोब का बना होता है। इस प्रकार से आप मान सकते हो कि ये उसका न्यूक्लियस है और उसमें 4 लोब बने हुए हैं, 4 भाग में बटा हुआ है, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि न्यूट्रोफिल्स में लगभग 3 to 4 लोब्स का न्यूक्लियस होता है, केंद्रक 3 से 4 लोब का बना होता है। स्टेन विथ नेचुरल डाई, है ना, नेचुरल कलर के साथ स्टेन हो जाता है। एंड इट हेल्प्स इन डिस्ट्रक्शन ऑफ बैक्टीरियल बाय फेगोसाइटोसिस, है ना, यानी कि बैक्टीरिया वगैरह को फेगोसाइटोसिस नेचर होता है, यानी कि ये सीधा इनगल्फ कर लेता है न्यूट्रोफिल्स, है ना, यानी कि बैक्टीरियाज वगैरह को सीधा डिस्ट्रक्ट करता है, मार देने का काम करता है न्यूट्रोफिल्स। अब इओसिनोफिल्स की बात करेंगे तो ये भी एक प्रकार का क्या है, ग्रेनुलोसाइट है, लास्ट में फिल वर्ड लगा हुआ है ना। इट हैज इट हैज न्यूक्लियस विथ 2 लोब, यानी कि जो देखो न्यूट्रोफिल्स में 3 से 4 लोब था, इओसिनोफिल में जस्ट लाइक हेडफोन की तरह इस प्रकार का न्यूक्लियस होता है, 2 लोब पाया जाता है, 1 2, है ना। न्यूक्लियस विथ 2 लोब्स, स्टेन विथ एसिडिक डाई, जब इसको एसिडिक डाई से कलर किया जाता है तो स्टेन हो जाता है, कलर आ जाता है। एंड इट कॉम्बैट द इन्फेक्शन ऑफ हिस्टामिन इन एलर्जिक रिएक्शन, यानी एलर्जिक रिएक्शन में जो हिस्टामिन के अगेंस्ट में काम करता है, ठीक है ना, वेरी गुड। एंड बेसोफिल्स जो होता है न्यूक्लियस विथ इंस्टिंक्ट लोब, इसमें कोई ऐसा फिक्स नहीं है कि लोब कैसा होगा कैसा होगा, बिना किसी इंडिस्टिंक्ट का शेप नहीं है फिक्स। एंड स्टेन विथ बेसिक डाई, ये बेसिक डाइज के साथ स्टेन होता है। एंड इट लिबरेट हेपेरिन एंड हिस्टामिन इन एलर्जिक रिएक्शंस टू इंटेंसिफाई इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स। अगर मान लो कहीं इन्फ्लामेशन हुआ है या कोई चीज़ें हुई है तो ध्यान रखिएगा उस समय आपको इन्फ्लामेशन होता है, और इन्फ्लामेशन हुआ यानी वहाँ पर हिस्टामिन और हिपेरिन रिलीज हुआ है। तो कौन करता है वो हिपेरिन और हिस्टामिन रिलीज, है ना, ताकि आपके डीपर टिश्यूज को दिक्कत ना हो। तो कौन करता है? बेसोफिल। पूछा भी जाता है हिपेरिन बनाता कौन है, हिस्टामिन कौन बनाता है, तो ध्यान रखना आपके बेसोफिल्स बनाते हैं। बहुत बढ़िया। अब एक ग्रेनुलोसाइट में इट डज नॉट कंटेन ग्रेन्यूल्स, इसके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स नहीं होते हैं, वही बोल रहा है, इट डज नॉट कंटेन ग्रेन्यूल्स इन द साइटोप्लाज्म। इट इज हैविंग लार्ज न्यूक्लियस, इसमें बड़े न्यूक्लियस होते हैं। एंड इट इज ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स, अलग अलग टाइप्स हैं, जैसे लिम्फोसाइट्स, है ना, फिर आपके मोनोसाइट्स,
है ना। ये कुछ अलग अलग टाइप हैं, 2 प्रकार होते हैं इसके। लिम्फोसाइट क्या है? स्मॉलेस्ट सेल ऑफ डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी का सबसे छोटा रूप है, सबसे छोटा आकार है। एंड दे आर लार्ज राउंड न्यूक्लियस, इसमें आपके लार्ज बड़े से गोल न्यूक्लियस होते हैं। एंड ये एंटीबॉडीज के प्रोडक्शन में हेल्पफुल होता है, ध्यान रखना, ये आपके एंटीबॉडीज को बनाता है ना। एल जो है हिपेरिन और हिस्टामिन, आपका कहीं पे भी इन्फ्लामेशन हो गया, मान लो सूजन हो गया, बिरनी काट लिया, फूल गया, तो वहां हिपेरिन रिलीज हुआ, हिस्टामिन रिलीज हुआ, वही स्वेलिंग कराता है ना। स्वेलिंग इसलिए कराता है ताकि वहीं पर वो चीजें ऊपर हो जाए, स्किन सरफेस से ऊपर हो जाए, है ना, अलग हो जाए वो जगह जहां पे इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन हुआ है, ताकि पूरे बॉडी के और भी डीपर टिश्यूज जो वहां पर अंदर में टिश्यू है उसको इन्फेक्शन ना हो, उनको दिक्कत ना हो, ठीक है। तो अच्छी बात है, इन्फ्लामेशन हो जाता है तो बढ़िया रहता है। दे आर लार्जेस्ट ऑफ डब्ल्यूबीसी, मोनोसाइट का शेप सबसे बड़ा डब्ल्यूबीसी है। एंड इसमें किडनी शेप्ड न्यूक्लियस होता है, ध्यान रखना, किडनी के आकार का ऐसा शेप होता है न्यूक्लियस का, ऐसा शेप होता है न्यूक्लियस का, जिसको हम लोग किडनी शेप्ड न्यूक्लियस कहते हैं, मोनोसाइट है। और इसमें भी माइक्रो ऑर्गेनाइजेशन को, जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, सूक्ष्म जीव हैं, उसको इंजेस्ट करने का पावर है, इंजेस्ट करके उसको खत्म कर देता है ना, इंजेस्ट करके उसको खत्म कर सकता है, ठीक है। अब है प्लेटलेट्स, अब हम लोग बात करते हैं प्लेटलेट्स के बारे में, फिर क्वेश्चन करेंगे। देखो प्लेटलेट्स को प्यार से थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं, एक और नाम इसका क्या है? थ्रोम्बोसाइट्स है। एंड दे आर नॉट ओरिजिनली सेल्स, ये एक्चुअली ये सेल नहीं है, बड़े बड़े सेल का फ्रेगमेंट है, बड़े बड़े सेल का फ्रेगमेंट है। दे आर फ्रेगमेंट्स ऑफ लार्ज सेल्स, यानी बड़े बड़े कोशिकाओं का जो आपका टुकड़ा हो सकता है उसको कह सकते हैं। एंड दे आर ऑफ रैंडम शेप, देख लो किस प्रकार का शेप है, कोई फिक्स शेप नहीं है, जैसे आपका डब्ल्यूबीसी का भी कोई फिक्स शेप नहीं है और प्लेटलेट्स का भी कोई फिक्स शेप नहीं है, जबकि आरबीसी का फिक्स शेप है कि वो बाइकॉन्केव होगा। तो ये रैंडम शेप्स के कुछ भी हो सकते हैं। एंड साइज इज अजवली 2 to 4 माइक्रोन, 2 से 4 माइक्रोन इतना छोटा होता है, काफ़ी छोटा होता है। नॉर्मल प्लेटलेट का काउंट है 1.5 लाख, 1.5 लाख, देखो 15 पर 1 2 3 4 4 सुनना है ना, तो ओवरऑल इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी 15 लाख से, सॉरी, 1,50,000 है ना, 1.5 लाख से 4.5 लाख, 1.5 लाख से 4.5 लाख माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड, यानी पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड में लगभग 1.5 से 4 लाख आपका प्लेटलेट का काउंट होता है। और इसका लाइफ स्पान कितना होता है? 5 से 9 दिन, ध्यान रखिएगा। आरबीसी का 120 दिन, प्लेटलेट्स का 1 सप्ताह बहुत हो गया, 5 से 9 दिन। और आपका डब्ल्यूबीसी का कुछ फिक्स्ड नहीं है, क्योंकि वो सैनिक है, उसको या तो पैथोजन को मारेगा या तो पैथोजन उसको मार देगा, तो जरूरी नहीं कि कोई फिक्स लाइफ स्पान हो डब्ल्यूबीसी का, ठीक है, ध्यान रखिएगा। लाइफ स्पैन ऑफ प्लेटलेट्स 5 से 9 दिन होता है। दे फॉर्म्ड इन द बोन मैरो, बनता ये कहाँ है? बोन मैरो में, सेल के फ्रेगमेंट्स से। बहुत बढ़िया। फंक्शन ऑफ प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स के फंक्शंस क्या क्या हैं? इट हेल्प्स इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, ब्लड के क्लॉटिंग में हेल्पफुल होता है। इट हेल्प्स इन वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन, ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कराने के लिए हेल्पफुल होता है। एंड इट प्रिवेंट हेमरेज, हेमरेज मतलब होता है ब्लड लॉस थ्रू वेसल्स, ब्लड वेसल्स में कहीं लीकेज हो गया जिससे कि पूरा हेमरेज, ब्रेन के ब्लड वेसल्स में लीकेज हुआ तो ब्रेन हेमरेज, तो हेमरेज भी नहीं होने देता क्योंकि वहाँ पर प्लग फॉर्मेशन कर देता है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्लॉटिंग के लिए, वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन के लिए और हेमरेज को प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है। चलिए, तो अब कुछ क्वेश्चन करिए जो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स आपने पढ़ा है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स आपने जो पढ़ा है, इसके कुछ क्वेश्चंस करके दिखाइए। अब इसके कुछ क्वेश्चन करके दिखाइए, सवाल का जवाब दीजिए, है ना, तब मैं मानूंगा कि आपको समझ में आया। जब तक आप जवाब नहीं देंगे तो कैसे मानूंगा। अगर जो प्लेटलेट्स का मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाए तो थ्रोम्बोसाइटोसिस कहलाता है ना, फिर उसको भी ट्रीटमेंट की जरूरत है, क्योंकि प्लेटलेट ज़्यादा होने से ब्लड गाढ़ा हो जाता है, फिर एस्पिरिन जैसी दवा देनी पड़ती है जो कि ब्लड थिनर होता है एक तरीके से। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन फंक्शन ऑफ व्हाइट ब्लड सेल, पूछा हुआ सवाल है, मेन फंक्शन क्या है व्हाइट ब्लड सेल का, जवाब दीजिए। ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, ब्लड क्लॉटिंग, इम्यूनिटी डिफेंस, हार्मोन प्रोडक्शन। आप हमें बताइए ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल का मेन फंक्शन क्या है? तो डब्ल्यूबीसी को सोल्जर ऑफ द ह्यूमन बॉडी कहा जाता है क्योंकि ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, सुरक्षा प्रोवाइड करता है, डिफेंस प्रोवाइड करता है माइक्रोब्स के अगेंस्ट, माइक्रोब्स के अगेंस्ट हमें इम्यूनिटी और डिफेंस प्रोवाइड करता है ना। चलिए, बहुत बढ़िया। व्हाट इज द एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ रेड ब्लड सेल, एवरेज लाइफ स्पैन कितना होता है रेड ब्लड सेल का? 30 दिन, 60 दिन, 90 दिन, 120 दिन। सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है डी फार्मा में, अलग अलग स्टेट में पूछे हुए हैं, ध्यान रखिएगा।
व्हाट इज द एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ रेड ब्लड सेल? तो बहुत इजी सवाल, 120 दिन। ऐसे सवाल एग्जाम में आएंगे। व्हाट इज द नॉर्मल डब्ल्यूबीसी काउंट पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड? पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड में डब्ल्यूबीसी का नॉर्मल काउंट कितना होता है? 1000 से 3000, 4000 से 11000, 15000 से 20000, 20000 से 25000। तो 4 से 11, 4 से 10 11 हुआ, 12 हुआ, 14 हुआ, बहुत हो गया। 15 प्लस हुआ तो फिर दिक्कत वाली बात है, डॉक्टर से कंसल्ट करना होगा, है ना। विच डब्ल्यूबीसी रिलीज हिस्टामिन एंड हिपेरिन? कौन सा ऐसा डब्ल्यूबीसी है जो हिस्टामिन और हिपेरिन रिलीज करता है? हिस्टामिन और हिपेरिन रिलीज करता है। विच डब्ल्यूबीसी रिलीज? न्यूट्रोफिल्स? नहीं भैया। मोनोसाइट्स? बताइए, मोनोसाइट्स या इओसिनोफिल या बेसोफिल? तो हिस्टामिन और हिपेरिन कौन रिलीज करता है? बेसोफिल्स। देखिए आपको मैंने बेसोफिल्स में बताया था ना, बेसोफिल्स देखिए, बेसोफिल्स हिपेरिन और हिस्टामिन रिलीज करता है एलर्जिक रिएक्शन के अगेंस्ट, है ना। तो आंसर हो जाएगा बेसोफिल्स। नेक्स्ट है, व्हाट इज द एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ रेड ब्लड सेल्स? एवरेज लाइफ स्पैन क्या है रेड ब्लड सेल का? एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ रेड ब्लड सेल्स बताइए। 30, 60, अच्छा ये क्वेश्चन तो सेम हो गया, रिपीट हो गया, सॉरी। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ प्लेटलेट्स? प्लेटलेट्स का मेन फंक्शन क्या है? प्लेटलेट्स का मेन फंक्शन क्या है? ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, ब्लड क्लॉटिंग, इम्यून रिस्पॉन्स, न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट। वेरी गुड आंसर, ब्लड क्लॉटिंग। रक्त को थक्का करने में हेल्पफुल होता है। अच्छा आप लोग से एक सवाल पूछता हूं, ब्लड जब हमारे बॉडी में होता है तो क्यों नहीं क्लॉट हो जाता है? क्योंकि प्लेटलेट तो पहले उस समय भी है, क्लॉट करा सकता है। तो ब्लड में आपका नेचुरल एंटी कोएगुलेंट होता है, एंड नेचुरल, आप कह सकते हो नेचुरल एंटी कोएगुलेंट, जो कि ब्लड को कोएगुलेट नहीं होने देता है, उसको हेपेरिन है। हेपेरिन नेचुरल एंटी कोएगुलेंट होता है, जिसको हिपेरिन कहते हैं। वो ब्लड में, जब तक बॉडी में ब्लड है, हिपेरिन है, तो ब्लड को क्लॉट नहीं होने देगा, है ना। व्हाट इज द नॉर्मल रेंज ऑफ आरबीसी काउंट पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड? आरबीसी का काउंट कितना है नॉर्मल? 1 से 2 मिलियन, 3 से 4 मिलियन, 4.5 से 6.5 मिलियन, या 7 से 8 मिलियन? व्हाट इज द नॉर्मल रेंज ऑफ आरबीसी काउंट पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड? तो बहुत बढ़िया आंसर है, 4.5 से 6.5 मिलियन। वेरी गुड, 4.5 टू 6.5 मिलियन, है ना। व्हाट इज द नॉर्मल प्लेटलेट काउंट पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड? नॉर्मल प्लेटलेट काउंट कितना होता है? नॉर्मल प्लेटलेट काउंट पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड बताइए। ये है 1,50,000 से 4.5 लाख, 50,000 से 1 लाख, है ना। बाप रे, इतना इतना नंबर। तो पहला ही ऑप्शन हो जाएगा, देखिए, है ना। 1,50,000 से 4,50,000 तक होता है। चलिए, तो ओवरऑल कैसा रहा क्लास? मैंने सारी चीज़ें आपको पढ़ा दिया, थैंक यू सो मच। अगर समझ में आया हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बाकी जो लोग मेरे इंस्टाग्राम के साथ जुड़ना चाहते हैं, जहां पर मैं इंटरेस्टिंग छोटे छोटे वीडियोस के साथ मैं आपको कुछ ना कुछ नई चीज़ें सिखाने का कोशिश करता हूं, तो आप हमारे इंस्टाग्राम आईडी मिथिलेश सर ऑफिशियल के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, वहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। और बहुत सारे बच्चे, मोर देन 9000 प्लस स्टूडेंट, फार्मा स्टूडेंट हमारे साथ कनेक्टेड हैं अपडेटेड रहने के लिए। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।